माननीय राज्यसभा सांसद माननीय रामचंद्र जांगड़ा जी अपने अमित बाजी से हम सबों को संबोधित उनके साथ रमचंद जांगड़ा जिंदाबाद रामचंद्र जांगड़ा जिंदाबाद। मेरा पीछे से आवाज नहीं आ रही है। रामचंद्र जांगड़ा जिंदाबाद। रामचंद्र जांगड़ा जिंदाबाद। वॉल्यूम बोलते हैं हरियाणा की भाषा में जुगाड़। विश्वकर्मा वंश से सारा जुगाड़ बनाना चाहते हैं। मैं मानता हूँ कि बहुत ज्यादा गर्मी है, लेकिन भाइयों बहनों, हमारे बुजुर्गों की सारी उम्र भट्टी के सामने ही गुजरी। हमने गर्मी की कभी परवाह की नहीं। गर्मी हमारे से हारी है, हम गर्मी से कभी हारे नहीं। इसलिए गर्मी निकालना वो हमारे स्वभाव में है। जो ज्यादा गर्मी दिखाता है उसकी गर्मी भी एकदम उसको हमारे बीच में आपके बहुत ही लोकप्रिय विधायक जिनकी 68 साल की उम्र 33 साल विधानसभा के अंदर गुजरी हो, ऐसे बहुत कम विधायक मिलते हैं। जब भी इनको कोई भी पद मिला, मैं पूछ रहा था लोगों से कि जिस भी मंत्रालय का कार्यभार को दिया गया, उसी मंत्रालय में इन्होंने कामों को इतनी गति दी। बिहार के अंदर पहली बार, वरना गड्ढों में सड़कें बताते थे, इन्होंने सड़कों में गड्ढा नहीं छोड़ा। बिहार के अंदर जब भी इनको किसी भी मंत्रालय का कार्यभार दिया गया, इन्होंने एक से एक अपने काम के कीर्तिमान स्थापित किए। ऐसे बहुत कम लोग राजनीति में इतने साधारण परिवार से होकर इतने संघर्ष की बदौलत बिहार की विधानसभा का 33 साल से मार्गदर्शन कर रहे हैं। ऐसे हमारे विधायक श्री प्रेम कुमार जी, हमारे समाज के जिला अध्यक्ष श्री अनिल विश्वकर्मा जी, और मेरे साथ खड़े हैं भाई अमित राज विश्वकर्मा जी, जो आज के कार्यक्रम के संयोजक हैं, आयोजक हैं। दर्जनों बार मेरे पास आपकी समस्याओं को लेकर दिल्ली गए हैं। मैं तो समझता हूँ बिहार के जितने जिले हैं उसमें एक एक कम इतराज हो जाए तो कोई आपके अधिकारों को छीन नहीं सकता। इतने जुझारू हमारे साथी भाई अमित विश्वकर्मा जी, सरोज जी, विश्वकर्मा जी, धर्मेंद्र विश्वकर्मा जी, शिवनाथ जी, संतोष शर्मा जी, मुकेश कुमार जी, सामने उपस्थित सभी भाइयों बहनों, मेरे दाएं बाएं मंच पर पीछे उपस्थित सभी हमारे समाज के और अन्य भी समाजों से मेरे बंधुगण, और मैं बिहार की धरती को जो महात्मा बुद्ध की तपस्या जिसको बोलते हैं, नमन करते हुए अपनी बात को नमन करता हूँ। महात्मा बुद्ध की एक बहुत छोटी सी संघ की एक प्रार्थना है कि बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि और धर्मं शरणं गच्छामि। बुद्ध का कोई महात्मा बुद्ध की शरण में नहीं कहा उन्होंने, बुद्ध और बुद्धि के अंदर फर्क है। उन्होंने कहा बुद्ध की शरण में आ
जाओ, यानी अपने विवेक का इस्तेमाल करना शुरू कर दो, अपने अंतरात्मा की आवाज का इस्तेमाल करना शुरू कर दो। उसके बाद संघम शरणं गच्छामि, आप संगठित हो जाओ, एक हो जाओ, तभी आपकी ताकत का दुनिया को अंदाजा लगेगा। और उन्होंने कहा धर्मं शरणं गच्छामि, दुनिया में धर्म का पालन करते हुए अपने आचरण को इस्तेमाल करा। मुझे भगवान विश्वकर्मा की संतानों को ज्यादा सीख देने की जरूरत नहीं, इसलिए मैं सबसे पहले 3 नारे लगवाता हूं। मेरे साथ बोलेंगे, भगवान विश्वकर्मा की जय, भगवान विश्वकर्मा की जय, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जय, अमर हुतात्मा देश के अमर शहीद क्रांतिकारी भगवान बिरसा मुंडा की जय, लोहार एकता जिंदाबाद, लोहार एकता जिंदाबाद। मेरे सामने और आसपास जितने भाई, ये भाड़े की भीड़ नहीं है, ये दर्द की भीड़ है। इतनी बड़ी रैली करने के लिए पॉलिटिकल पार्टियों को लाखों रुपए खर्च करना पड़ता है। जो जनसभा में लोग आते हैं उसकी सेवा पानी भी करनी पड़ती है, और इतनी गर्मी में वो अपनी एक बार शकल दिखा के जब आखिरी वक्ता बोलने के लिए खड़ा होता है तो आधा पंडाल खाली हो जाता है। वो भाड़े की भीड़ होती है, लेकिन ये भाड़े की भीड़ नहीं, दर्द की भीड़ है। आप अपने दर्द को लेकर यहाँ पर आए। मैं जब हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में पहली बार आया, भाई और बहनों, मैंने प्रांगण के अंदर जाते ही देखा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का स्टैचू, दो इस तरह से उंगली करके खड़े, एक काक में संविधान और एक उंगली ऐसे पार्लियामेंट की तरफ। वो कह रहे थे कि इस किताब में मैंने आपके लिए अधिकार तो बहुत लिख दिए जो मेरे काक में है, लेकिन ये सामने पार्लियामेंट, जब तक इसमें बैठने वाले लोग पैदा नहीं करोगे तब तक इस संविधान की किताब लागू नहीं होगी। यही कारण हमारा पिछड़ेपन का रहा, क्योंकि हमारी आवाज उठाने वाला था। आगे गया महात्मा ज्योतिबा फूले का स्टेज। इन्होंने सारी उम्र वंचितों के लिए लड़ाई लड़ी, और पहले अपनी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फूले को शिक्षित करके पहला पूना के अंदर महिला स्कूल खोला, जो महिला शिक्षा के इस देश के अंदर जनक रहे। उनका स्टैचू था बहुत बड़ा, आज भी विराजमान। उसके आगे महात्मा गांधी बैठे थे सभा के अंदर। मैं अंदर गया, अंदर के प्रांगण में एक तरफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, एक तरफ मौलाना आजाद, एक तरफ सरदार पटेल, एक तरफ अंदर की जो मैं घूमने के लिए गया, कहीं एनटी रामचंद्रन, कहीं एनटी रामाराव, कहीं नमुद्री पाल। मैंने पूछा ये सारे स्टैचू किसने बनाए? तो एक व्यक्ति कहने लगा, एक पार्लियामेंट वहां से कर्मचारी, जागरण में तो सारे आपने ही बनाए। मैंने कहा मैंने कैसे बनाए? बोले ये सारे के सारे राम सुतार विश्वकर्मा ने बनाए। तो मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि हम पार्लियामेंट में विराजमान तो थे, लेकिन बुतों के रूप में थे, और बुत कभी बोलता नहीं, लेकिन मैं जिंदा आया हूं तो पार्लियामेंट में विश्वकर्मा समाज की आवाज सुनेगी। मेरे पास भाई मित्र आए, उन्होंने लोहार समाज की व्यथा के बारे में विस्तार से बताया। मैंने सारे पेपर पढ़े,
पढ़ते ही मैंने स्पेशल मेंशन के अंदर आप लोगों की आवाज कामयाबी सरोकार समाज के लोग आए कि हमारा सारा का सारा कारोबार बड़े कॉर्पोरेट घरानों के पास चला गया। अब जो सोना बिकता है या तो रिलायंस ज्वेलर्स पर बिकता है या पीसी ज्वेलर्स पर या तनिष्क के शोरूम पर। हम तो सारे के सारे मजदूर हो गए। हम तो अगर किसी से 2 करोड़ सोना ले लेते हैं तो भी पुलिस छापा मारती है और चोरी के आरोप में गिरफ्तार करके हमें ले जाके ठोकरे से पीटते भी है, रिश्वत भी लेते हैं। फिर सरोकार समाज की कथा मैंने पार्टी में क्यों उठाया? मेरे मन में आई जो भी खड़ा होता है किसान के फसल की एमएसपी जारी करो। मैंने कहा प्रोडक्शन तो प्रोडक्शन है, कोई भी किसी चीज का निर्माण करता है उसकी वस्तु की एमएसपी जारी होनी चाहिए। तो मैंने कहा इसकी एमएसपी की शुरुआत कुम्हार के घड़े से होनी चाहिए। कुम्हार मिट्टी को खोद के कूट के छान के फिर उसको ताक के उसको ताक के फिर उसकी पिटाई करके फिर उसको बढ़ा के फिर आवे के अंदर लगाता है। उसकी 80% रिकवरी आती है, 20% या फूट जाते हैं या फिर रह जाते हैं। एक मटका कुम्हार को 2000 रुपये में पड़ता है, लेकिन बिकता 200 रुपये में। तो 2200 का बिकना चाहिए। हर घड़े के ऊपर कुम्हार 2000 का घाटा खाता है, उसके एमएसपी जारी होनी चाहिए। मैंने ये बात नहीं तो पार्लियामेंट में सन्नाटा हुआ। ये नया विचार कहां से आया? वो सांसदों ने मुझे टोका, सेंट्रल हरमा आके जागड़ा जी नई बात आपने पैदा कर दी। मैंने कहा गलत तो नहीं कहा, ये बात आपकी ठीक है, क्योंकि कोई हमारी आवाज कोई हमारी बात वहां पार्लियामेंट के पटल के ऊपर तो रखने वाला कहने वाला था ही नहीं। और अगर था तो कहीं अपनी पार्टी की विचारधारा से बंद के वो आपकी आवाज उठा रही है। हम पार्टी की विचारधारा के साथ रहे हैं। हम कट्टर हिंदूवादी, कट्टर राष्ट्रवादी भी, लेकिन उसके साथ साथ कट्टर विश्वकर्मावादी। और कभी विश्वकर्मा समाज के किसी व्यक्ति का इतिहास में कोई नाम नहीं मिलेगा, कोई हिस्ट्री के अंदर विश्वकर्मा समाज के अंदर पैदा हुआ मीर जाफर नहीं मिलेगा, कोई जयचंद नहीं मिलेगा, अपने प्राणों की आहुति देने वाला मिलेगा। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो ग्रामीण दस्तकार हैं, जो पेशेवर कारीगर लोग हैं, यही देश के असली निर्माता है। जब तक इनका उत्थान नहीं होगा तब तक हिंदुस्तान का उत्थान नहीं होगा। इसलिए पहली बार देश के बजट के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भगवान विश्वकर्मा का नाम आया। केंद्रीय बजट में विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना लागू की गई। हजारों करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इस बात को समझा। जब देश की आबादी 40 करोड़ थी, कुल 40 करोड़, वो भी देश में अनाज ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से आता था। खेती के कारण ये देश साहूकार नहीं, कारखाने देश में थे ही नहीं। एक बिरला, एक टाटा देश का पत्थर पीस के देश में सीमेंट बेच दी, देश का गन्ना कढ़ाई करके देश में फूल शक्कर बेच दिया, देश की कपास की बुनाई करके देश में कपड़ा बेच दिया, कोई देश की मुद्रा नहीं कमाता। ये देश अगर सोने की चिड़िया था तो हिंदुस्तान की ग्रामीण पेशेवर दस्तकारों की बदौलत था, क्योंकि इनकी सारी चीजें पूरे विश्व के अंदर निर्यात होती थी। एक दिन शशि थरूर की एक पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि हिंदुस्तान के ग्रामीण दस्तकारों द्वारा बनाई हुई वस्तुओं का निर्यात और दक्षिण भारत के अंदर पैदा हुए मसाले, आज का बांग्लादेश, उस समय का पूर्वी बंगाल, यहाँ का बना हुआ कपड़ा जो पूरे विश्व में
था, हिंदुस्तान की विश्व के व्यापार में औरंगजेब काल में 33% हिस्सेदारी, और ये सारा सोना इस देश के दस्तकारों ने कमाया है। लेकिन जिस समय अंग्रेज इस देश को छोड़ के गए तो हमारे देश की पूरे दुनिया के अंदर जो प्रतिशत रही व्यापार के अंदर केवल मात्र 1.4%। देश का ग्रामीण कारीगर, उसके हाथ का काम छीन लिया गया, उसको निहत्था कर दिया गया, और धीरे 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 वो पिछड़े वर्गों की के अंदर आ गए। देश का सबसे प्रबुद्ध समाज था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपनी किताब के अंदर लिखा है, महाराष्ट्र के अंदर 3 अकाल इकट्ठे पड़े, 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई, सबके घरों का अनाज समाप्त हो गया, लेकिन लोहार और बढ़ई के घर में अनाज मिला सबको, 1912 जिले के सबने खाया, क्योंकि उसको काम के बदले अनाज में हिस्सेदारी मिली। इस बात को कभी किसी ने सोचा नहीं। इस देश को उठाना है तो ग्रामीण दस्तकार के हाथ को काम देना पड़ेगा। पहली बार देश के बजट में यह हुआ है कि ग्रामीण दस्तकारों को हम आधुनिक टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग देंगे। उसके बाद जो अपना काम करना चाहेगा उसको बिना किसी गारंटी के लोन भी देंगे, क्योंकि हमारे पास गारंटी देने के लिए कुछ है ही। बैंक के अंदर जाए, काम करने के लिए लोन चाहिए, बैंक तो मांगेगा जमीन जायदाद हमारे पास है, केवल मात्र हाथ में, हाथों की कोई गारंटी लेता नहीं, बिना किसी गारंटी पर लोन देंगे। जो वस्तु का निर्माण करेंगे एमएसएमई चेन के साथ जोड़ के उनकी बिक्री की व्यवस्था करवाएंगे, और जो बढ़िया निर्माण करेगा उसको भगवान विश्वकर्मा को सब सम्मान योजना से देश के बजट में पहली बार निर्धारित हुआ है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि विश्वकर्मा समाज का एक उत्थान काल शुरू हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो आप इतनी जनसंख्या में, इतनी संख्या में यहाँ पर बैठे हैं, तो सबसे बड़ा उत्थान का एक कारण बनेगा। दुनिया में लोकतंत्र में आज संगठन की पूजा होती है। बाबा साहब ने जब ये व्यवस्था लागू की, लोकतांत्रिक व्यवस्था, जब उनसे पूछा गया कि बाबा साहब लोकतंत्र को आप 2 लाइनों में कैसे परिभाषित करोगे, तो बाबा साहब ने कहा लोकतंत्र में व्यक्ति अपने ही मत के द्वारा किसी व्यक्ति या दल को अपने ही ऊपर 5 साल राज करने का अधिकार देता है, कि मैं तेरे को वोट दे रहा हूं, अब तू मेरे ऊपर 5 साल तक राज करेगा। जब उनसे पूछा गया कि लोकतंत्र सार्थक कैसे हो, तो उन्होंने कहा जिस दिन हिंदुस्तान का मतदाता मतदान केंद्र तक ये सोचते हुए जाएगा कि मैं जिस व्यक्ति या दल को वोट देने जा रहा हूं उसका मेरे बारे में क्या विचार है, मेरे समाज के उत्थान के लिए उसके पास क्या योजना, देश के प्रति उसकी क्या भावना है, जब ये 3 बातों पर विचार करते हुए मतदान केंद्र पर जाएगा और अपनी वोट का इस्तेमाल करेगा, तो उसी दिन लोकतंत्र सार्थक हो जाएगा। हम तो आंख बंद करके वोट देते रहे, वोट दोस्त को जा रही है, दुश्मन को जा रही, हमने कभी परवाह नहीं, क्योंकि हम राजनीतिक रूप से जागरूक नहीं। लेकिन आज आंख बंद करके वोट देने का जमाना गया, अब आंख खोल के वोट देंगे। आज संघ की पूजा अपने परिवार को भी बढ़ाना है। जिसने मिट्टी से कला को पैदा किया, जो कुम्हार भाई है वो भी विश्वकर्मा की संतान है। जो स्वर्णकार का काम करता है वो भी भगवान विश्वकर्मा की संतान है। जो लोहे का लकड़ी का काम करता है वो भी भगवान विश्वकर्मा की संतान है।
जो पत्थर तराशने का काम करता है वो भी विश्वकर्मा की संतान है, जो कपड़ा बुनने का काम करता है वो भी विश्वकर्मा की संतान है। और मैं यहाँ तक कहता हूँ कि जितने मुसलमान भाई कारीगर हैं ये बाबर के साथ नहीं आए थे, बाबर की औलाद नहीं। एक समय ऐसा आया देश में श्रमिक का सम्मान कम हुआ तो प्रतिक्रिया स्वरूप इन्होंने धर्म परिवर्तन कर दिया। बाबर जहां से आया था वहां पर बालू रेत के टीले हैं, नीचे मिट्टी का तेल है, वहां पर शिल्प का उपज ही नहीं सकती, जहां लकड़ी नहीं, लोहा नहीं, तांबा नहीं, जहां की मिट्टी से कोई खिलौना तक नहीं बन सकता, वहां कला कैसे उठेगी। ये भी हमारे विश्वकर्मा की संतान है। सबको जोड़िए, अपने परिवार को बड़ा बनाइए। जिसका परिवार बड़ा होगा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अपने परिवार को बड़ा बनाइए। मैं किसी जाति के खिलाफ नहीं, लेकिन एक मेरी इच्छा है कि जितने विश्वकर्मा समाज के अंदर पैदा हुए लोग, चाहे वो बड़े के घर में पैदा हुए, चाहे लोहार के घर में पैदा हुए, चाहे सोनार के घर में पैदा हुए, चाहे कुम्हार के घर में पैदा हुए, वो सिवाय विश्वकर्मा के अपने नाम के पीछे कोई लोग नाम ना लगे। इससे क्या होता है, आपकी जाति की आइडेंटिटी छिप जाती है। अगर आप, मैं कोई ब्राह्मण का विरोधी नहीं, लेकिन नाम के पीछे अगर आप शर्मा लगाएंगे तो संख्या आपकी ब्राह्मणों की हो जाएगी। और ये लोकतंत्र या हेड गिने जाते हैं, माइंड नहीं गिने जाते, इसलिए वो ने इसको मूर्खतंत्र कहा कि जहां 49 बुद्धिजीवी हो और 51 मूर्ख हो तो मूर्ख ही राज करेंगे, क्योंकि उनकी 2 वोट ज्यादा है। इसलिए अपनी संख्या को कम मत करिए, अपने काम के पीछे भगवान विश्वकर्मा का नाम इस्तेमाल करिए, उससे बड़ा कोई नाम नहीं। फिर आपकी असल संख्या का सबको अंदाजा लग जाएगा, वरना उलझ जाते हैं कि कौन सा ब्राह्मण है। मैं एक बार प्रदेश स्वामी कल्याण देव उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत बड़े संत थे, अपने समाज से मैं उनके पास गया, मैंने स्वामी जी कोई आशीर्वाद दीजिए। कहेंगे बेटा अगर मेरे पास आशीर्वाद लेने आए हो तो मेरी बात सुनो, जो भी बढ़ाई है, वार है, सुधार है, स्वर्णकार है, जो भी थोड़ी सी तरक्की करता है अपने नाम के पीछे शर्मा जी लगा देता है। तरक्की करो, ब्राह्मण के खाते में चढ़ा दो, तुम्हारी रोकड़े खाली पड़ेगी। इसलिए सबके सब अपने नाम के पीछे विश्वकर्मा शब्द का इस्तेमाल करिए, आपकी पहचान बढ़ जाएगी। दूसरी बात, संगठन अपना इतना मजबूत रखिए। देखिए, छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। 2 जानवर हैं हमारे सामने, एक कुत्ता है और एक बंदर है। कुत्ते से ज्यादा वफादार कोई प्राणी, कोई जानवर इस दुनिया में नहीं। एक रोटी के बदले घर की भी रखवाली करता है, और खेत में है तो खेत में रोजाना 1 रोटी ले जाओगे तो उसी के बदले 24 घंटे वहां पे रहदारी करेगा। किसी आवारा पशु को नहीं बढ़ने देगा, किसी आवारा आदमी को आपके खेत में नुकसान नहीं करने देगा, केवल मात्र 1 रोटी के बदले आपका स्वामी बंद रहेगा। लेकिन जब आदमी को गाड़ी दी जाती है तो वो कुत्ते की दी जाती है। तो ये तो कुत्ता ये क्यों दी जाती है? और बंदर, इससे भी उल्टा कोई जानवर नहीं। कपड़े फाड़ देगा, एंटीना तोड़ देगा, बटन तोड़ देगा, पानी की टंकी में को खराब कर देगा, उसके ढक्कन उखाड़ देगा, करेगा नुकसान, उसके सिवाय कुछ नहीं करेगा। लेकिन उसको मंगलवार के दिन चूरमा खिलाते हैं, केड़े भी डाल के आते हैं, बिस्कुट भी खिलाते हैं। उसको भगवान हनुमान का अवतार मानते हुए पूजा भी करते हैं। क्यों? दोनों में फर्क क्या है? इस दुनिया के अंदर भाईचारे की पूजा होती है। एक बंदर को छेड़ दोगे तो 10 टूट के पड़ेंगे, अपने भाई को दाग नहीं लगने देंगे।
रोटी डाल दोगे तो रोटी तो यूं की यूं पड़े रहेगी, आपस में फाड़ के खा लेंगे। इसलिए उनको गाली मिलती है। स्वामी भक्त होते हुए भी कुत्ते को गाली मिलती है, और हर किस्म का नुकसान करते हुए भी मंदिर की पूजा होती है। तो इस बात से सबक लीजिए कि दुनिया के अंदर जिसका भाईचारा बढ़िया है, जिसकी एकता बढ़िया है, उसी की दुनिया में पूजा होती है। वो दुनिया के लिए इतना ही नुकसानदायक। इसलिए बंदर की तरह बन के रहिए। अगर कोई एक को हाथ लगा ले तो 10 टूट के पड़े। अपने एकता का परिचय। मैं एक बात कह के बिहार की राजनीति की चर्चा में श्रद्धेय प्रेम कुमार जी के साथ कर रहा था। मैं पूछ रहा था कि कब कब पिछड़े वर्गों के लिए, लोहार समाज के लिए, विश्वकर्मा समाज के लिए किसने क्या किया है। उन्होंने प्रत्येक राजनीतिक व्यक्ति के कई काल की मुझे सारी की सारी जानकारी दी और कहा कि नीतीश कुमार जी ने बैकवर्ड क्लासेस के लिए काफी कुछ किया, लेकिन मैं इस निष्कर्ष के ऊपर पहुंचा हूं जो तुलसीदास ने रामायण में लिखा कि बैठ कुशल चाहे कुशल, तुलसी बड़ा अफसोस, महिमा घटी समुद्र की जो राम पड़ोस। उस संगति में बैठ के कोई आदमी कुशलता चाहिए दुनिया में हो ही नहीं सकता है। और जिस कुसंगति के पलड़े में जाके नीतीश कुमार जी बैठे हैं वो बैकवर्ड क्लासेस के सबसे बड़े दुश्मन। इसलिए हम अपने पीढ़ियों के ऊपर तलवार चलाने के लिए अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो हमारा ही गला काटे उस चाकू को धार लगा के हम नहीं देंगे। जो हमारा ही सर फोड़े उस हथौड़े को आप दे के हम नहीं देंगे। इसलिए हमारे सामने जो विश्वकर्मा समाज का चौमुखी उत्थान की योजना लेके आए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी एक आवाज के ऊपर विश्वकर्मा समाज अपने वोट का इस्तेमाल करें। प्रेम कुमार जी उसी दल से ताल्लुकात रखते हैं। हम आपकी आवाज को लेकर केंद्र तक दोबारा जाएंगे और मैं दावा करता हूं, वायदा करता हूं कि लोहार समाज की मांगों की उपेक्षा में नहीं होने देंगे। आपकी आवाज केंद्र के हर लेवल तक जाएगी, प्रधानमंत्री तक भी जाएगी, लेकिन किसी भी रूप में हम अपने वोट का अधिकार जो बाबा साहब ने कहा था कि ऐसे व्यक्ति के हाथों में नहीं देंगे, ऐसे व्यक्ति को ताकत नहीं देंगे जो कल जाके हमारा शोषण करे। वो लालू काका हमने देखा, वो गुंडागर्दी हमने देखी है, वो अराजकता हमने बिहार के अंदर देखी है। विश्वकर्मा समाज देश का निर्माता है। ये लकड़ी को लकड़ी से जोड़ना जानता है, ये लोहे को लोहे से जोड़ना जानता है। इसको सूत्रों को पता है कि अगर चांदी को जोड़ना है तो मसादर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अगर सोने का जोड़ना है तो सुहागे का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सारी की सारी सूत्र आपको याद है। हमने जोड़ने का सदा काम किया है, तो देश को भी जोड़ के रखेंगे, जोड़ने का काम नहीं करेंगे। इसलिए मैं कर्तव्य हूं आपका, मैं आपकी जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम है, क्योंकि हमारे सामने हमारी बहनें बैठी है, सुबह से ये घर से छोड़ के आई हुई है। आप भी सुबह से चल के यहाँ पर आए और अब दोपहर ढल गया, 2:30 बज गए। इसलिए मैंने कहा था कि ये भाड़े की भीड़ नहीं, ये दर्द की भीड़ है। मैं भाई अमित कुमार जी ने के साथ से कहूंगा, ये जो लोहार एकता का जो ये जन जागरण का युद्ध शुरू हुआ, जो विश्वकर्मा समाज में एक चेतना का युद्ध शुरू हुआ, ये चेतना बुझनी नहीं चाहिए, ये दिन रात एक ज्वाला के रूप में बननी चाहिए। जो भी इसका विरोध करने के लिए आए वो उसकी ज्वाला की अग्नि
खत्म हो जाए, ऐसी एक प्रचंड ताकत यहाँ पर पैदा होनी चाहिए। केवल मात्र आज के एक सम्मेलन से काम नहीं चलेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि इसको जारी रखते हुए भाई अमित विश्वकर्मा के साथी बिहार के प्रत्येक जिले में अपना संगठन तैयार करेंगे और जल्दी मैं केंद्र से बात करके दिल्ली के रामलीला मैदान में 5 लाख विश्वकर्मा समाज के लोगों को इकट्ठा करना चाहता हूं। बिहार की ट्रेनें भरी हुई क्योंकि इस दुनिया के अंदर आज लोकतांत्रिक जो व्यवस्थाएं हैं उनमें सब हेड से डरते हैं, कोई माइंड से नहीं डरता है। एक बार अगर 5 लाख विश्वकर्मा दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंच गए, फिर किसकी ताकत है कि आपकी कोई अड़चन करे। इसलिए सामने उपस्थित भाइयों बहनों से कि जिस दिन वो डेट तय हो जाए आप सबको सूचना मिल जाएगी। इतने तक जितनी मांगे इनकी फाइल पूरी मेरे पास है। और अमित कुमार जी ने एक बार नहीं दर्जनों बार मुझे दिया, सारी की सारी एक धारा मुझे याद है और सारी यहाँ से वक्ताओं ने, माननीय प्रेम कुमार जी ने भी, जिला अध्यक्ष ने भी विस्तार से आपको बताया, उनको दोहराने की आवश्यकता नहीं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ कि आज की जो एक क्रांति है इसकी ज्वाला चलती रहे, यह अखंड ज्योति के रूप में जलती रहे और एक दिन हम अपना मुकाम हासिल करके रहें, तब तक चैन से ना बैठे जब तक हमारे अधिकार बहाल ना हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ इतनी संख्या में आप आए और यहाँ के आयोजन करता अमित कुमार जी उनके साथियों को धन्यवाद देता हूँ और मैं हरियाणा में ये संदेश लेके जाऊंगा और आपको मैं बता दूं कि हरियाणा में लालू ग्राम पंचायत में आरक्षण मुझे बताया था, अब BC 101 को वहां से आरक्षण शुरू हो गया है। और मैं आपको सूचना दे दूं कि केंद्र सरकार ने पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में पिछड़े वर्गों के 27% मंत्री, पहले कभी मंत्रिमंडल में इतना बड़ा प्रतिनिधित्व मिला नहीं। हरियाणा प्रदेश से भगवान विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी, इस बात की शुरुआत हो चुकी है। अब पूरे देश में विश्वकर्मा समाज की नई पीढ़ी को आधुनिक कलाओं का प्रशिक्षण देने के लिए विश्वकर्मा विश्वविद्यालयों की स्थापना होगी। इसकी शुरुआत हरियाणा प्रदेश से हो चुकी है। प्रधानमंत्री जी का यह सपना, ये जो ग्रामीण दस्तकार है जो देश की अर्थव्यवस्था का वास्तविक आधार है, जब तक ये आर्थिक सामाजिक रूप से ऊपर नहीं उठेंगे, जब तक इनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व केंद्र और राज्यों को पूरा नहीं मिलेगा, तब तक एक भारत श्रेष्ठ भारत और विश्व गुरु भारत का सपना साकार नहीं होगा। मेरे शब्दों